हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है उपेंद्र। जर्नी ऑफ सक्सेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री का एक नया चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो भी एग्ज़ाम होते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ख़ासकर इसके स्थल को लेकर कि कौन सा स्थल किस राज्य में है या किस देश में है। एक्चुअली ये जो पूरी सभ्यता है ये 3 देशों में फैली हुई है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, ठीक है। तो चलिए आज हम इसको विस्तार से पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो बताया जाता है जो इसकी समय अवधि थी उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा 3 अन्य सभ्यताएं प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो 3 अन्य सभ्यताएं कौन सी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा एक थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसको सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। इसके बाद है मिस्र की सभ्यता या इजिप्ट या नील नदी की सभ्यता। इसके बाद चीन की सभ्यता, या पीली नदी की सभ्यता, पीली नदी की सभ्यता। इसको हुआंग हो वैली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने बसाया था। जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि वो कितनी सुव्यवस्थित थी, कितनी शांति प्रिय थी, और वहाँ के लोगों का, वहाँ पे से हमें जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनमें से कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो ये प्रत्यक्ष प्रमाण दे कि वहाँ के लोग युद्ध वगैरह भी करते थे, ठीक है। लेकिन सुमेरियन ऐसा बताते हैं, जैसे व्हीलर नामक जो पुरातात्विक विभाग के अधिकारी हैं वो बताते हैं, या मार्टिन हैं वो बताते हैं कि सुमेरियन लोग जो थे, चूँकि सुमेरियन उस समय इस सभ्यता के बाएं तट पर बसा हुआ था, ठीक है। बताते हैं कि वहाँ के लोगों ने ही इस सभ्यता का विकास किया था, ठीक है। तो हम देखने का प्रयास करते हैं सबसे पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य और किस नामों से जानते हैं और क्या, और जब हम इसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे बेहतर जो सभ्यता है वो अभी तक प्राप्त सभ्यताओं में से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को और किन नामों से जानते हैं। इसको सरस्वती सभ्यता, क्योंकि गंगा और यमुना के मध्य में प्रवाहित होने वाली सरस्वती नदी जो इलाहाबाद में इनका संगम होता है, बहुत सारे स्थल सरस्वती नदी के किनारे पाए गए हैं, इसीलिए इसको सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में पहला खोजा गया शहर हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय के पूर्वज कॉपर और टिन से बनी हुई धातु कांस्य का प्रयोग करते थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि सर्वप्रथम जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा नामक शहर की खोज की थी, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। सरस्वती सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि बहुत से नगर, ये बहुत से स्थल सरस्वती नदी के किनारे पाए गए हैं, इसीलिए इसको सरस्वती सभ्यता भी कहा गया है। और कांस्य युगीन सभ्यता, कॉपर और टिन के मिश्रण से प्राप्त धातु कांस्य का प्रयोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया गया है, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी खोज कैसे हुई, ठीक है। इसकी खोज का प्रारंभ कैसे हुआ। खोज के संबंध में बताया जाता है कि सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैसन नाम के व्यक्ति, एक अधिकारी थे जिनको हड़प्पा से कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई थी, ठीक है। उसके बाद में बर्टन बंधु 1856,
बर्टन बंधु दो भाई थे, एक का नाम था जेम्स बर्टन और एक थे विलियम बर्टन। ये है रेलवे की पटरी बिछा रहे थे, मतलब ये रेलवे मतलब उस समय के अधिकारी रहे होंगे। जब ये रेलवे की पटरी बिछा रहे थे तो उस दौरान इनको कुछ ईंटें प्राप्त हुई, ठीक है, लेकिन उन ईंटों को इन्होंने रेल की पटरी बिछाने में ही प्रयोग कर दिया और उस पर अधिक शोध ना हो पाया, जिस कारण से इसकी ज़्यादा जानकारी हमें किताबों में इसकी ज़्यादा व्याख्या नहीं मिलती है। इसके बाद में है अलेक्जेंडर कनिंघम। 1853 से 1856 तक। इस दौरान अलेक्जेंडर को भी बहुत सारी वस्तुएं और कुछ ईंटें प्राप्त हुई, किंतु अधिक उस पर रिसर्च या खोज ना होने के कारण भी यह पता नहीं चल सका कि यह किस सभ्यता से संबंधित है, ठीक है। लेकिन तभी समय होता है 1861 का। 1861 इस समय भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की जाती है, जिसका अध्यक्ष अलेक्जेंडर को बनाया जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक माना जाता है, ठीक है। बाद से खुदाई प्रारंभ होती है और समय आता है 1921। सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल पुरातात्विक विभाग के उस समय के अध्यक्ष थे और इनके नेतृत्व में दयाराम साहनी जी ने पहला शहर या पहला नगर खोजा था, जिसका नाम था हड़प्पा। इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह रावी नदी के किनारे है। और इसके बाद 1922 में राखलदास बनर्जी जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। इसके बाद खोजों का जो क्रम है वो प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे इसके विस्तार के बारे में और इसकी कुछ अन्य विशेषताओं के बारे में, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इसके विस्तार और समय अवधि के बारे में। समय अवधि को लेकर जितने भी पुरातात्विक अधिकारी हैं, तो उन सभी के बीच में एक मतभेद रहा है, ठीक है। सबसे पहले जॉन मार्शल, इन्होंने बताया कि इस सभ्यता का समय 3250 से 2350 रहा होगा, ठीक है। इसके बाद में डीपी अग्रवाल भारतीय पुरातात्विक विभाग के अधिकारी, इन्होंने बताया कि 2350 से 1750 इसका समय रहा होगा, ठीक है। किंतु वर्तमान की कार्बन डेटिंग जो कार्बन 14 के द्वारा की जाती है, उससे पता चलता है इसके समय अवधि के बारे में कि 2500 BC से 1750 BC तक इसका समय रहा होगा और अधिकतर पुरातात्विक विभाग का यही मानना है, ठीक है। इसके अलावा में एक मार्टिन थे, उन्होंने भी इसकी समय अवधि को लेकर जानकारी दी थी, किंतु ज़्यादातर जो इतिहासकारों का या पुरातात्विक विभाग का जो मत है वो 2500 से लेकर 1750 BC तक को माना जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम इसके विस्तार के बारे में।
चलिए देखिए, अगर सबसे उत्तरी सीमा की बात की जाए, उत्तरी बिंदु की बात की जाए, तो जम्मू कश्मीर के मांडा और उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में उत्तर प्रदेश के मेरठ में आलमगीरपुर, महाराष्ट्र का दाइमाबाद और पाकिस्तान का सुतकांगेडोर जो बलूचिस्तान में है। इस प्रकार से पता चलता है कि यह एक त्रिभुजाकार रूप में व्यवस्थित समय रहा होगा। ठीक है, अब देखिए जो मांडा है ये चिनाब नदी के किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। मांडा जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के किनारे। दैमाबाद गोदावरी नदी के किनारे, महाराष्ट्र। गोदावरी की भी एक सहायक नदी है जिसका नाम है प्रवरी नदी। इस नदी के तट पर है दैमाबाद। और सुतकांगेडोर है दाश्क नदी के किनारे, दाश्क नदी। सुतकांगेडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में है। ठीक है, जो पश्चिम से पूरब का इसकी जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है और दक्षिण से उत्तर की लंबाई 1400 किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर बताया जाता है, किलोमीटर स्क्वायर, जो लगभग इसको 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर माना जाता है। यह पूरी सभ्यता अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एवं भारत, इन 3 देशों में फैली हुई थी, जिसमें अफ़गानिस्तान में इसके 2 स्थल खोजे गए हैं। पाकिस्तान में 550 से ज़्यादा शहर अभी तक खोजे जा चुके हैं और भारत में 900 से ज़्यादा शहर खोजे जा चुके हैं। कुल शहरों की बात करें तो लगभग 1500 शहरों की या स्थलों की जानकारी हमें आज की समय में प्राप्त है। ठीक है, जो अफ़गानिस्तान के 2 शहर हैं उनका नाम है मुंडीगार्क और शोर्तगोई। मुंडीगार्क और शोर्तुगोई, ये 2 अफ़गानिस्तान के स्थल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान एवं भारत में प्राप्त स्थलों को हम विस्तार से देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, और अगर शहरी क्षेत्र की बात करें कि अक्सर ये एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है पीसीएस के कि कुल कितने प्राप्त स्थलों को शहर की संज्ञा दी गई है, तो कुल 7 ऐसे स्थल हैं जिनको शहर की संज्ञा दी गई है। सबसे पहले इसमें है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, बनवाली, लोथल, धौलावीरा और कालीबंगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 स्थल हैं जिनको शहर की संज्ञा दी जाती है। मोहनजोदाड़ो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल है, लेकिन अगर भारत में बात करें तो हरियाणा का राखीगढ़ी है जो भारत का सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है,
इसके अलावा हम देखने की कोशिश करेंगे कि जितने भी हमें प्रमुख शहर प्राप्त हुए हैं उन शहरों के खोजकर्ता कौन हैं, किस नदी के तट पर बसे हुए हैं और उन शहरों से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 550 से ज़्यादा शहर पाकिस्तान के हैं और भारत के 900 से ज़्यादा शहर हैं, किंतु कुछ ही ऐसे स्थल हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो उन सभी के बारे में हम डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इनके स्थल के बारे में और उनके खोजकर्ता और उनसे वहाँ से प्राप्त वस्तुओं के बारे में। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।